हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर निम्मी क्वेश्चन के फर्स्ट ईयर का टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेफ्टी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निम्मी क्वेश्चन के फर्स्ट ईयर टॉपिक के बेसिक फिटिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो फाइल यहाँ पे दी गई है, इस पे जो एक्स मार्क किया गया है उस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी टैंक, ऑप्शन सी फेरूल या ऑप्शन डी फाइल लेंथ। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो फाइल होती है वो क्या होती है, वो किस मेटल की बनाई जाती है, तथा जो इसके पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, व इसका स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया जाता है। तो फाइल एक प्रकार की कटिंग टूल होती है, जिसको हैंड के द्वारा व मशीन के द्वारा दोनों प्रकार से यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है हम यूज कहाँ पे करते हैं व किस जॉब पे किया जा रहा है। हाथ के द्वारा जो सिंपल काम होते हैं साधारणतः फिटिंग वर्कशॉप में, वहां पे यूज किया जाता है, और मास प्रोडक्शन में जो फाइलिंग यूज की जाती है वो मशीन फाइल यूज की जाती है। यदि इसके मटेरियल की बात की जाए, कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो ये मोस्टली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो ये पार्ट्स जो है इसको हैंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे हाथ एक राइट हैंड में इसे पकड़ कर तथा लेफ्ट हैंड जो यहाँ पे पोर्शन होता है टिप और पॉइंट यहाँ पे रख के इसे इजिली फाइलिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पार्ट दिया गया है इसको फेरुल के नाम से जाना जाता है। फेरुल यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है कि जो हैंडल होती है, हैंडल फिट करते समय वो फटे ना। उसके बाद यहाँ जो हैंडल के जो अंदरूनी भाग में फिट होता है फाइल का हिस्सा, उसको टैंक के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे टैंक और जो फाइल का अदर पार्ट होता है, जो यहाँ पे फेस होते हैं, उसके बाद जो इसको अलग करता है उसको शोल्डर के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्ट्स होता है उसको शोल्डर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो यहाँ पार्ट्स होता है इसको फेस के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे साइड पार्ट्स होता है उसको एज के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे लगभग पार्ट्स हो गए। जो यहाँ पे एक्स मार्क किया गया है, एक्स मार्क को हील के नाम से जाना जाता है। हील क्या होता है, हील क्यों दिया जाता है पार्ट्स में, हील मोस्टली इसलिए पार्ट्स में दिए जाते हैं जो यहाँ कंपनी होती है, जो कंपनी निर्माण करती है, उसका मोहर यहाँ पे लगता है, तो वो एक हील को दर्शाता है यहाँ एक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसमें हील। इसमें बाकी स्पेसिफिकेशन भी बात की जाए कि इसका जो फाइल होता है, फाइल का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया जाता है, तो फाइल का मोस्टली स्पेसिफिकेशन 4 प्रकार से दिया जाता है, जो कि कट आता है, ग्रेड आता है, लेंथ आता है तथा शेप आता है। यदि कट की बात की जाए तो कट के इसमें स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से देते हैं, तो कट के आधार पर फाइल जो मोस्टली 4 प्रकार की होती है। एक सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट तथा कर्व कट होती है। यदि इसके ग्रेड की बात की जाए, ग्रेड के आधार पे मोस्टली 5 प्रकार की होती हैं, जो इसमें रफ आता है, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ तथा डेड स्मूथ। यदि इसमें शेप की बात की जाए, शेप के आधार पर कितने की जो फाइलें होती हैं मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं, तो शेप के आधार पर मुख्यतः 7 प्रकार की फाइलें पाई जाती हैं, जिसमें फ्लैट फाइल आती है, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, राउंड फाइल, नाइफ एज तथा हाफ राउंड फाइल आती है। उसके बाद लेंथ की बात करें, लेंथ पे मोस्टली क्या होती है, जो हैंड फाइल होती है या फिर जो अनदर फाइल होती है, वो 100 mm से लेके 450 mm तक मोस्टली पाई जाती हैं। जो डिपेंड करता है हमें वर्क पे कहाँ पे यूज करना है, उसके आधार पे फाइलें उपलब्ध होती है मार्केट में, उसके अनुसार हम उसे परचेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 22 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो ट्राई स्क्वायर है उसका उपयोग क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए
टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए, या ऑप्शन बी इसमें दिया गया है टू चेक एक्यूट एंगल, न्यून कोण की जांच करने के लिए, या ऑप्शन सी इसमें दिया गया है टू चेक एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण की जांच के लिए, या फिर ऑप्शन डी इसमें दिया गया है टू चेक स्ट्रेट एंगल, जो कि सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो ट्राई स्क्वायर होता है उसका मुख्य प्रयोग क्या होता है, वह किस मेटल की बनाई जाती है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए एक फिगर का माध्यम लेंगे। तो आइए उस फिगर को दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसमें एक ट्राई स्क्वायर दर्शाया गया है, जो फिक्स टाइप ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है। ये पार्ट्स जो है, इस पार्ट्स को हम लोग मोस्टली जो स्टॉक के नाम से जानते हैं, और जो ये पार्ट्स दिया गया है इसको बिलेट के नाम से जाना जाता है। यदि बिलेट की बात की जाए, बिलेट किस मेटल का बनाया जाता है, तो बिलेट को हम लोग मोस्टली हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं, तथा जो स्टॉक होता है उसको कास्ट स्टील का बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्लॉट कटी गई है। स्लॉट को इसलिए काटा जाता है जब मेटल को हम लोग यहाँ पे राइट एंगल चेक करने के लिए जो फिक्स वाला ट्राई स्क्वायर होता है उसको यूज किया जाता है। तो राइट एंगल चेक करने के लिए जो फाइलिंग के बाद उस पर बर्स आते हैं, बर्स को यहाँ पे स्थान देने के लिए ये जो स्लॉट इसमें काटी जाती है। यदि इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए, जो ट्राई स्क्वायर होता है कितनी एक्यूरेसी तक जो जॉब को चेक करता है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.002 mm पर 10 mm, 10 mm के लेंथ में इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.002 mm होती है। जितना ज्यादा इसका लेंथ बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, उसके हिसाब से उसे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो समकोण होते हैं उसको चेक करने के लिए फिक्स टाइप ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया गया है। ऑप्शन इसमें ए दिया गया था टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा टू चेक राइट एंगल, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इसमें व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो इसमें से कौन सा मार्किंग मीडिया है जो कि एक जहर होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है इसमें व्हाइट वॉश, ऑप्शन बी दिया गया है पर्शियन ब्लू, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है कॉपर सल्फाइड, तथा ऑप्शन डी इसमें दिया गया है सेल्यूलोज लेकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड जो होता है वो एक मार्किंग मीडिया काफी ज्यादा जहरीला होता है। इसको हम लोग बेसिक नाम से जो नीले थोथे का घोल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो मेन एलाय होता है या फिर इसका जो विलेन होता है वो कॉपर सल्फाइड का पाउडर को पानी में घोलकर इसमें जो है कुछ नाइट्रिक जो बूंदे डाल दी जाती हैं या फिर सोरे का जो तेजाब होता है उसको डाल दी जाती है। इसके बाद जो एक घोल तैयार होता है वो एक जहर होता है। तो इसलिए इसको पॉइजनस मार्किंग मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग करते समय हमें काफी ज्यादा उस पर सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसमें कॉपर सल्फाइड। इसमें ऑप्शन ए की बात की जाए, जो व्हाइट वॉश क्या होता है, जो व्हाइट वॉश होता है मार्किंग मीडिया उसका यूज कहाँ पे करते हैं। यदि इसकी बात की जाए व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश का जो विलेन होता है वो तैयार करने के लिए जो इसमें अल्कोहल के चाक का पाउडर यूज करते हैं तथा इसमें पानी को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद ये जो घोल तैयार होता है यदि उसे जॉब पे लगा दिया जाए तो लगाने के बाद उस जॉब में तो जंग नहीं लगता हुआ जो मार्किंग मीडिया होती है वो काफी ज्यादा सूख जाती है। इसको जो है मोस्टली लगाते समय जो जॉब पे है मार्किंग मीडिया हम लोग ब्रश का यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन सी दिया गया है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू क्या होता है, जो मशीनिंग एवं फाइलिंग सतह होती है वहां पे इसे यूज किया जाता है। इसके द्वारा जो लाइनें होते हैं काफी ज्यादा सटीक दिखाई देती हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो इसमें सूखने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखते हैं इसमें 24 नंबर में क्या पूछा गया है। 24 नंबर में इसमें पूछा गया है व्हिच पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसका कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर को पकड़ता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए स्नग, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है गाइड पेन, तथा ऑप्शन सी इसमें दिया गया है रॉकर आर्म, तथा ऑप्शन डी इसमें दिया गया है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है वो कौन सा होता है, वह इसका यूज कहाँ पे करते हैं तथा इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं।
आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखाया गया है इसमें एक यूनिवर्सल सरफेस गेज दिखाया गया है। यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात की जाए कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इसका मोस्टली प्रयोग जो डेटम लाइन के साथ मार्किंग करने तथा डेटम लाइन के साथ जो जॉब सेटिंग होती है उनको सेट करने तथा जो इसकी सेंटर हाइट होती है सेंटर निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो लेंथ पे जॉब फिट किया जाता है इसी के माध्यम से जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे निकाल के उसमें जॉब को होल्ड किया जाता है जो फोर्जा चक होते हैं। यदि इसके पार्ट्स की बात करें कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, तो आप ये पार्ट्स जो देख पा रहे होंगे इसको मोस्टली हम लोग स्पंडल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे इसमें स्पंडल के आधार पे ही ये जो ये स्नग्ड होता है स्नग्ड इसमें फिट किया जाता है। यहाँ पे स्नग्ड में इसको जो स्क्राइबर होता है स्क्राइबर फिट किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लॉकिंग डिवाइस दी गई इसको क्लैंपिंग नट के नाम से जाना जाता है, जो स्नग्ड को स्पंडल के होल्ड किए रखता है। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्राइबर होता है इसको लगा देते हैं। यहाँ पे जो स्क्राइबर दिखाया गया है यहाँ पे बेल्ट स्क्राइबर लगाया गया है। आप यहाँ पे इसके अलावा स्ट्रेट स्क्राइबर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे पार्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो आर्म दिया गया है उसे रॉकर आर्म के माध्यम से जाता है। इसके माध्यम से हम लोग इसको किसी भी दिशा में जो कि मूवमेंट करा सकते हैं कितने भी एंगल पे। उसके बाद यहाँ पे भी इसका एक लॉकिंग डिवाइस दी गई है, यहाँ पे भी लॉकिंग डिवाइस दी गई है। इसके माध्यम से जो स्पंडल होते हैं रॉकर आर्म में इसे क्लैंप किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें दो जो पिने दी गई हैं, एक पिन ये एक ये, इसको गाइड पिन के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से जो होती है डेटम सरफेस पे से हम लोग लाइन जो समानांतर पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये दिया गया पार्ट इसको बेस के नाम से जाना जाता है। बेस को मोस्टली हम लोग क्या स्टील या फिर ढलवे जो कास्ट आयरन होते हैं उसको निर्माण करके बनाए जाते हैं। तो सो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें जो स्क्राइबर होता है उसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका स्नग्ड ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या उसमें ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन इसमें दिया गया था स्नग्ड तथा ऑप्शन बी इसमें गाइड पिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा स्नग्ड। स्नग्ड के माध्यम से जो स्क्राइबर होता है स्क्राइबर को होल्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। इस वॉइस का नाम क्या है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, फिगर में पूछा गया है ये कौन सी वॉइस है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑप्शन ए पिन वॉइस, ऑप्शन बी पाइप वॉइस, ऑप्शन सी हैंड वॉइस या ऑप्शन डी इसमें दिया गया है क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो सो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस क्या होती है, वॉइस का यूज कहाँ पे करते हैं। वॉइस एक ऐसा साधन होता है जो कि फिटिंग वर्कशॉप में अधिकतर या फैब्रिकेशन वर्कशॉप में इसे यूज किया जाता है। वॉइस के माध्यम से जो जॉब होते हैं जॉब पे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले उनको एक स्थान फिक्स करना होता है ताकि वो वाइब्रेशंस ना उसमें हो और सुटेबल रहे जो ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके लिए एक साधन प्रयोग किया जाता है होल्ड करने के लिए, तो उसे वॉइस के नाम से मोस्टली जाना जाता है। तो ये जो फिगर आपको इसमें दिखाई गई है वॉइस डिफरेंट टाइप्स की होती है। जो फिगर दिखाई गई इसमें इसको हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है। हैंड वॉइस की खास की बात क्या होती है कि इसको एक हाथ में पकड़कर तथा दूसरे हाथ से इस पे फाइलिंग वगैरह जो छोटे छोटे जाब होते हैं स्क्रू या फिर जो कीबे होते हैं उसको बनाने के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं, या चाबी गाहट होती है कीबे वगैरह उसमें बनाने के लिए यूजेस किए जाते हैं। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा हैंड वॉइस। जो इस फिगर में दिखाया गया इसको हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है पिन वॉइस। पिन वॉइस का प्रयोग मोस्टली हम लोग जो घड़ी साज वगैरह होते हैं वहां पे प्रयोग करते हैं, जो कि इसमें कालेट चक वगैरह लगे होते हैं। पाइप वॉइस की बात की जाए पाइप वॉइस का प्रयोग हम लोग मोस्टली वहां पे करते हैं जो राउंड शेप के जॉब होते हैं पाइप वगैरह होती है उनको होल्ड करने में किया जाता है। क्विक रिलीजिंग वॉइस क्या होती है, उसके जो मूवेबल जा होते हैं उसमें एक लीवर लगा होता है, लीवर को पुश करने पे उसके जो मूवेबल जा होता है वो आसानी से खुल जाते हैं, वो क्विक रिलीजिंग वॉइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सेट, जो सेट का चयन किया गया वो गलत तरीके से किया गया, या ऑप्शन डी इसमें दिया गया है नट थ्रेड बीइंग वार्म नट, जो उसमें नट का थ्रेड है वो घिस गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो हेक्सा होता है वो क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं।
इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने फिगर में एक हेक्सा दिखाया गया है, जिसको हेक्सा के नाम से जाना जाता है। हेक्सा का मोस्टली प्रयोग हम लोग जो मेटल होते हैं उसको काटने के लिए, दो भागों में, या फिर जो अनावश्यक मेटल होते हैं उसको हटाने के लिए, काट के हटाने के लिए वहां पे यूज किया जाता है। यदि इसके पार्ट्स की बात की जाए, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये जो पार्ट्स है इसको फ्रेम के नाम से जाना जाता है। ये जो हेक्सा इसमें दिखाया गया है इसको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे ट्यूबुलर पाइप की बनी होती है, ट्यूबुलर फ्रेम होता है, इसमें इसमें पिन लगी होती है, पिन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल हेक्सा के नाम से जाना जाता है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिंग नट दिया गया है, जिसको बार बार खोलने बांधने की इसमें ब्लेड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बिंग नट का यूज किया जाता है। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो फ्लाई नट कहा जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिटेनिंग पिन्स दी गई है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर दिखाया गया है। उसके बाद इसमें जो हेक्सा ब्लेड ये दर्शाया गया है, यहाँ पे फिक्स ब्लेड होल्डर होता है, हैंडल दिखाई गई है। उसके बाद इसमें बात की जाए, मोस्टली ये जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड की जब सेटिंग करते हैं या फिर जो ब्लेड इसमें न्यू ब्लेड लगाए जाते हैं, तो उस पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसमें जो ये मेटल को इसमें काटना है, तो मेटल काटने के लिए जो हेक्सा होता है उसमें जो ब्लेड यूज करेंगे, ब्लेड यूज करने के लिए जो इसमें सेटिंग की बात की जाए, तो इसका जो टिथ होते हैं, टिथ उसको बिंग नट की ओर रखते हैं। इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम लोग इसे फॉरवर्ड स्ट्रोक में इसमें पुश किया जाता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही ये कटिंग करता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता, इसलिए इसकी जो कटिंग एजेस होती हैं वो आगे की ओर इसमें फिक्स की जाती है। तो सो आइए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया गया था। इसमें दिया गया था कि स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, या इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट सेट्स, या ऑप्शन डी नस्ट थ्रेड बिगिन वर्म थ्रेड आउट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड में क्या होगा, ये ब्लेड उसमें खिंचाव आ जाता है उसे इन प्रॉपर तरीके से चलाने से, तो जो हेक्सा कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड जो कि ढीला हो जाता है। तो इसका सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। उसमें क्या होता है, यदि आप इन प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं उसमें तो स्ट्रेचिंग आ जाती है, इसके कारण वो ब्लेड काफी ज्यादा ढीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 27 नंबर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ occur easily while sign of thin well work piece and the start of cut। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाती हैं, क्यों? इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए हैंड फोर्स इज टू बिग, जो हाथ का बल है वो काफी ज्यादा प्रयोग किया जा रहा, या फिर ऑप्शन बी इसमें दिया गया है कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, जो कटिंग सेक्शन है वो बहुत ज्यादा छोटा है, या फिर ऑप्शन सी इसमें दिया गया है कोर्स ब्लेड टू बी यूज, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी हैंड फोर्सेस एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, जो उसका हाथ का फोर्स है, बल है, कुछ ही दांतों पर लग रहा है। तो सब आइए हम लोग जानेंगे जो पतले वर्क पीस है उसको काटते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो जो ब्लेड्स हैं उसको कम से कम टूटे, जो उसकी तिथे हैं वो कम से कम टूटे, ताकि वो काफी ज्यादा वो टूट जाती हैं तो नुकसान हो जाते हैं, उन नुकसान से बचने के लिए क्या यूज करना चाहिए। आपके सामने एक फिगर दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है एक जो कारीगर है वो एक थिन प्लेट को काट रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक थिन प्लेट यहाँ पे लगाई गई है, पर थिन प्लेट लगाने के बाद इसमें जो है दो यहाँ पे आगे और पीछे जो है एक लकड़ी के इसमें ब्लॉक लगा दिए गए हैं, ताकि ये जो इस पे कटिंग जो फोर्सेस हैं काफी ज्यादा इसमें स्पेस पा जाए, जो स्थान पा जाए, ताकि जो इसके कटिंग जो पॉइंट है, कटिंग टिथ है, वो काफी ज्यादा स्थान पा जाने से जो फोर्सेस हैं वो प्रॉपर अप्लाई हो, ताकि जो इसके कटिंग टिथ होते हैं वो टूटे ना। तो क्या होता है जो थिन प्लेटें होती हैं उनको काटने से पहले उसे आप वहाँ पे लकड़ी के ब्लॉक वगैरह लगा देते हैं, जो भी कोई भी सॉफ्ट उसमें मेटेरियल आप यूज कर देते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा स्थान मिल जाता है उसे कटिंग करने के लिए। तो जो टिथ होती है उस पर कटिंग फोर्सेस काफी ज्यादा कम अप्लाई होती हैं, तो प्रॉपर कटिंग करते रहते हैं तो टिथ जो है टूटते नहीं है। तो सो इसको हमेशा जो थिन प्लेट है काटते समय ध्यान में रखना चाहिए। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन में इसमें दिया गया था ए हैंड फोर्स इज टू बिग, जो हाथ का बल है वो काफी ज्यादा अप्लाई होता है, या फिर ऑप्शन बी कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, जो कटिंग सेक्शन होता है काफी ज्यादा कम होता है, या ऑप्शन सी कोर्स ब्लेड टू बी यूज, जो मोटे पिच का ब्लेड यूज किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी हैंड फोर्सेस एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसमें हैंड
फोर्सेस एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू मिनट्स। क्या होता है कि जब थिन प्लेटें होती हैं, थिन प्लेटों को काटने पे यूज करने के लिए हम लोग जो कटिंग फोर्स का यूज करते हैं वो काफी ज्यादा कम जो तित होते हैं उस पे ही काम करते हैं। इसकी वजह से जो तित होते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए हमें वहां पे क्या करना चाहिए, जो लकड़ी के ब्लॉक या फिर सॉफ्ट मेटल का ब्लॉक वहां पे यूज करना चाहिए। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी इसमें होगा, हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू तिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which chisel used for squaring materials at the corners joint? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कॉर्नर और जॉइंट्स पे जो मटेरियल होते हैं उनको चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट चीजल या ऑप्शन डी हाफ राउंड नोट चीजल। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो छेनी होता है क्या होता है, वह उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ फिगर दिखाए गए जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो कि चीजल दिखाए गए हैं। चीजल का मोस्टली हम लोग जो चिपिंग ऑपरेशन होता है उसमें करते हैं। उसमें क्या होता है, जो जॉब होते हैं, जॉब पे अधिक मात्रा में मेटल को रिमूव करना होता है तो चीजल का प्रयोग किया जाता है। चीजल मोस्टली टू टाइप्स की होती है, कोल्ड चीजल होती है, एक हॉट चीजल होती है। कोल्ड चीजल का प्रयोग हम लोग जो ठंडे वाले जॉब होते हैं उस पे चिपिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जो हॉट चीजल होते हैं, हॉट चीजल जो गर्म जॉब होती है उनको उस पे चिपिंग करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। कोल्ड चीजल की यदि एंगल बात की जाए साधारणता कितनी रखी जाती है, तो कोल्ड चीजल जो होता है उसको 60 डिग्री एंगल रखा जाता है और जो हॉट चीजल होता है उसका 30 डिग्री एंगल रखा जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये कोल्ड चीजल दिखाई गई जिसको जनरल वर्क के लिए 60 डिग्री एंगल का रख के यूज किया जाता है। सेकंड इसमें दिखाया गया है कैप चीजल। कैप चीजल को हम लोग जो कि क्रॉस कट चीजल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोस्टली प्रयोग जो कीबे वगैरह होते हैं या स्लॉट्स होते हैं उनका जो यूज काटने में, चिपिंग करने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हाफ राउंड चीजल दिखाया गया। हाफ राउंड चीजल जो होते हैं वो वक्राकार सतह होती है, फिर ऑयल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें काटने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगला दिखाया गया जो डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग जो बिग ग्रुप्स होते हैं या फिर जो जॉइंट्स होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको फ्लैट करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगला दिखाया गया जो राउंड नोच चीजल। राउंड नोच चीजल का भी प्रयोग उसमें किया जाता है, जो कि गोल से उसमें बने होते हैं वहां पे। चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था इसमें फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल या ऑप्शन डी हाफ राउंड नोट चीजल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल के द्वारा हम लोग जो कि बिग ग्रुप्स होते हैं या फिर जो जॉइंट्स होते हैं उनके जो चौकोर कोने बनाने में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन में इसमें पूछा गया 29 नंबर में, नेम द पार्ट ऑफ ये हैमर मार्क एज एस। इस क्वेश्चन में पूछा गया जो यहाँ पे हैमर दिखाया गया इसमें एक्स रूप से जो चिन्हित भाग है कौन सा है। ऑप्शन इसमें दिया गया ये फेस, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी चीक या ऑप्शन डी आई होल। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो हैमर होता है वो क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका मेन जो बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हैमर एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल होता है जिसके द्वारा जो चोट दिए जाते हैं जॉब पे, जॉब को सीधा करना, फिर बैंड करना, मोड़ना, फिटिंग शॉप में से यूज किया जाता है अधिकतर, मोस्टली जो कि यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हैमर दिखाया गया इसे बॉल पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो बॉल की तरह इसकी पिन होती है इसलिए इसको बॉल पिन के नाम से जाना जाता है। बॉल पिन जो हैमर होता है ये हैंड हैमर सेट में अंतर्गत आता है। हैंड हैमर सेट में 3 हैमर आते हैं, जो बॉल पिन, क्रॉस पिन तथा स्ट्रेट पिन होता है। तो आपके सामने जो फिगर दिखाई है इसमें बॉल पिन हैमर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो जो टॉप सरफेस दिखाई गई है इसको हम लोग मोस्टली पिन के नाम से जानते हैं। जो ये बीच वाला भाग होता है इसको चीक के नाम से जानते हैं और जो ये नीचे का भाग होता है इसको फेस के नाम से जाना जाता है। फेस तथा चीक के बीच का भाग होता है उसको नेक के नाम से जाना जाता है, जिसको गर्दन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको आई होल के नाम से जाना जाता है। आई होल का जो पिछला भाग होता है इस साइड का उसे टेपर में रखा जाता है। उसके बाद आई होल में इसे हैंडल को फिट किया जाता है। यहाँ पे जो टेपर भाग होता है इसलिए फिट किया जाता है क्योंकि उसमें जो बेज लगाए जाते हैं जिसको साधारणतः खीप के नाम से जाना जाता है, तो उसे लगाने के लिए जो बेज यहाँ पे लगाए जाते हैं इसलिए उसको टेपर रखा जाता है। इसमें तो इसका जो एक्स से मार्क किया गया है उसको चीक से नाम से जाना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा, चीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है
Which angle is represented by the symbol G on the cutting edge? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कटिंग जो चीजल दिखाई गई है, कटिंग टूल है जिसके द्वारा यहाँ पे कुछ एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो गामा दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा गामा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो अल्फा जो है या फिर बीटा या फिर गामा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन में मोस्टली पूछा गया है जो गामा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम इस तीनों के बारे में जानेंगे, जो इसमें अल्फा बीटा गामा दिया गया है वो क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन इसमें दिया गया है ये रेक एंगल, बी बेज एंगल, या फिर ऑप्शन सी कटिंग एंगल, या ऑप्शन डी क्लियरेंस एंगल। तो ये जो यहाँ पे गामा दी गई है ये रिप्रेजेंट करता है रेक एंगल। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा रेक एंगल। यदि इसमें अल्फा की बात की जाए तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है अल्फा क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो और उसके बाद यदि बीटा की बात की जाए तो बीटा जो कटिंग एज या फिर बेज एंगल सेम ही होता है, चाहे उसको कटिंग एज बोला जाए या फिर बेज एंगल बोला जाए, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो चीजल दी गई है, चीजल के यदि एक्सिस से इसको एंगल को लिया जाए तो इसको इंक्लिनेशन ऑफ एंगल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो चीजल के ये सेंटर से लिया जाए तो यहाँ सरफेस जो है सतह से, तो इसको इंक्लिनेशन ऑफ झुकाव एंगल के नाम से जाना जाता है। यदि इसमें बात की जाए क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है, तो क्लियरेंस एंगल इसलिए दी जाती है कि जॉब इसमें हम लोग चिपिंग ऑपरेशन करते हैं तो प्रॉपर जो कि उसमें कटिंग ऑपरेशन होते रहे, उसमें काफी ज्यादा यदि इसको क्लियरेंस एंगल को झुका दिया जाए तो चीजल इसमें फिसल जाएगी। यदि क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया जाए तो क्लियरेंस एंगल बढ़ने के बाद क्या होगा, इसमें क्लियरेंस एंगल यदि काफी ज्यादा इसमें बड़ा हो जाएगा तो चीजल यहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी, तो चीजल जो है कटिंग ऑपरेशन ना करके वो सीधा इसमें धंस जाएगी। तो इसलिए उसको क्लियरेंस एंगल जो एक प्रॉपर वे में उसे ही रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेक एंगल है, रेक एंगल यदि भी घट बढ़ जाएगा तो उसमें जो कटिंग ऑपरेशन जो चिपिंग ऑपरेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। यदि मान लीजिए रेक एंगल जो कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो क्लियरेंस एंगल घट जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है चीजल फिसल जाएगी। यदि रेक एंगल कम हो जाता है, जितना ज्यादा इसमें कम हो जाएगा तो सीधा इसमें धंस जाएगी, तो कटिंग जो चिपिंग ऑपरेशन है वो प्रॉपर रहेगा। तो इसलिए इस सारे इसमें जो एंगल होते हैं उसको प्रॉपर रखा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो गामा है वो रिप्रेजेंट करता है रेक एंगल को। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ए रहेगा रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रिप्चर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है धातु की उस गुण का नाम बताइए, धातु की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिना टूटे हुए तार में खींचा जा सकता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनासिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, तथा इसमें ऑप्शन डी जो दिया गया है मैलिएबिलिटी दिया गया है। तो क्या होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल की कई सारी प्रॉपर्टियां होती हैं जिस पे डिपेंड करता है वो हमें यूज कहाँ करनी है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी मेटल हम लोग यूज करते हैं। यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मेटल की 3 प्रकार की प्रॉपर्टी मेन मुख्यतः होती है, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है तथा एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इसमें विशेष ध्यान दी जाती है। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी, तो ये जो सारी इसमें जो प्रॉपर्टी दी गई है सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो मेटल है वो तार में आसानी से खींचा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की धातु की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो धातु होता है उसको आसानी से तार के रूप में बदला जा सकता है। इसमें ऑप्शन बी दिया गया है टेनासिटी। ये टेनासिटी की बात की जाए, जो टेनासिटी होती है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो टेनासिटी क्या होता है, धातु की वह प्रॉपर्टी इसमें होती है जो उत्पन्न खिंचाव, जो कोई भी बाहरी उस पर खिंचाव किया जा रहा है वो यदि उस पर डाला जा रहा है तो वो उसके कारण टूटती नहीं है, जो मेटल है वो टूटे ना, तो वो टेनासिटी का गुण कहलाती है। बात की जाए टेनासिटी की मुख्यतः बात क्या होती है, तो इसकी खास बात क्या होती है कि जितनी ज्यादा धातु में तनाव सहने की क्षमता होगी उतना ज्यादा उसकी टेनासिटी अच्छी होगी। तो मेटल सहने की क्षमता ज्यादा होगी तो उसमें काफी ज्यादा टेनासिटी होती है। यदि ऑप्शन सी इसमें दिया गया है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की बात की जाए क्या होता है, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो इलास्टिसिटी धातु की वह प्रॉपर्टी है जिसमें बल लगाने पर उसमें तो उस समय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन
परंतु क्या है कि बल जब उसे दोबारा उस पर हटा दिया जाए तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इसको इलास्टिसिटी का गुण कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी दिया गया है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी की बात की जाए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो मैलिएबिलिटी की खास बात क्या होती है कि जब मेटल ठंड या फिर गर्म अवस्था में इसको पीटा जाए तो पीट करके इसे रोलिंग करके या फिर पीट करके इसे पतली चद्दरों के रूप में बदल दिया जाए तो धातु का मैलिएबिलिटी का गुण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है व्हाट इज द स्पेंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पेंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। इस क्वेश्चन में पूछा गया है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जबकि उसका जो पिच है स्पेंडल थ्रेड का वो 0.5 mm हो। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है 0.1 mm, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है 1 mm या ऑप्शन डी इसमें दिया गया है 10 mm। तो सबसे पहले आइए जाने जो माइक्रोमीटर होता है उसमें थिम्बल जो मेन डिवीजन होता है स्लीप पे वो कैसे उसमें ग्रेजुएशंस बने होते हैं, वह उसका जो 0.05 जो मान है वो किस प्रकार उस पर थिम्बल पे डिवीजन किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने एक फिगर दिखाया गया है जिसमें एक मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को दर्शाया गया है। इसमें जो ग्रेजुएशंस बने हैं ग्रेजुएशंस की बात की जाए इसका सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है, हम लोग कोई भी जाप जो बाहरी डाया की से चेक करना है या फिर मापना है, एक एक्यूरेसी काफी ज्यादा उसे एक्यूरेसी में जॉब को मेजर करना है, इसके द्वारा हम लोग मीट्रिक पद्धति में बात करें तो 0.01 mm तथा ब्रिटिश में बात किया जाए तो 0.001 इंच तक की एक्यूरेसी में जॉब की परिशुद्धता तक इसे मापा जा सकता है। यदि इसके पार्ट्स की बात की जाए तो ये जो फ्रेम दिख रहा है आपको यहाँ पे यू या सी शेप का जो कि दिखाया गया है इसको हम लोग मुख्यतः फ्रेम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया इसको एनविल के नाम से जानते हैं, इस वाले भाग को स्पंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस दी गई जिसको लॉकिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। रीडिंग लेने के बाद उस रीडिंग को लॉक करने के लिए ये इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसको स्लीव या बैरल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे इसको थिम्बल के नाम से जाना जाता है जिसपे थिम्बल ग्रेजुएशंस बने होते हैं और जो बैरल या स्लीव होते हैं उसपे मेन डिवीजन बना होता है। उसके बाद यहाँ लास्ट पार्ट में इसको रैचेट स्टाफ के नाम से जाना जाता है। रैचेट स्टाफ का मेन मुख्य कार्य क्या होता है कि इसके द्वारा समदाब सुनिश्चित जो इस पे प्रेशर लगाया जा रहा है जो कि वो बराबर रहे, इसलिए इसको रैचेट स्टाफ का प्रयोग किया जाता है। रैचेट स्टाफ में जो कि बटरस थ्रेड कटी होती है। उसके बाद इसके ग्रेजुएशंस की बात की जाए, इस पे ग्रेजुएशंस की कैसे रीडिंग होती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी ग्रेजुएशंस की रीडिंग दिखाई है। इसमें आप 0.5 mm जो कि इसमें लेके इसका स्पंडल जो पिच होता है उस 0.5 mm को लेके जो थिम्बल यहाँ पे देख पा रहे होंगे थिम्बल का ग्रेजुएशंस बनाए गए हैं। इस थिम्बल पे क्या है 50 भागों में बांट दिया जाता है। यदि 0.5 को 50 भागों में बांट दिया जाता है तो इसके एक ग्रेजुएशंस का मान 0.01 mm निकल के आता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया था। ऑप्शन में दिया गया था 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.1 mm, ऑप्शन सी 1 mm तथा ऑप्शन डी इसमें दिया गया था 10 mm। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा इसमें 0.01 mm इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है 0.01 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 33 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे एक वर्नियर दिखाई गई है उसके बारे में रीडिंग पूछा गया है, कितनी रीडिंग होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है जो कि यहाँ पे 35, उसके बाद 35 और 36 के बीच में यहाँ पे रीडिंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे 20वीं लाइन जो है वो जाके यहाँ पे मैच कर रही है। तो इसका रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे मेन डिवीजन निकालना पड़ेगा। तो मेन डिवीजन इसकी निकल के आ रही है 35 mm। उसके बाद यहाँ पे जो वर्नियर डिवीजन दिया गया है वर्नियर डिवीजन में इसका जो लीस्ट काउंट है 0.02 से मल्टीप्लाई करा देंगे 20 में तो उसका रीडिंग निकल आई है। आइए रीडिंग निकाल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो रीडिंग निकाली गई है यहाँ पे जो मेन डिवीजन इसका दिया गया था 35 दिया गया था। तो एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm होता है, तो मेन डिवीजन में टोटल 35 भाग दिखाए गए थे। तो 1 mm यदि होगा तो उसका 35 mm निकल के आएगा रीडिंग। यदि इसमें वर्नियर डिवीजन की बात की जाए तो वर्नियर डिवीजन का यहाँ पे 20वां भाग दिख रहा है। इसके एक डिवीजन का भाग
0.02 mm होता है, तो उस 20 भाग को 0.02 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो उसमें निकल के आएगा 0.4 mm। तो इसको जब टोटल रीडिंग की जाएगी उसके बाद यहाँ पे निकल के आएगा 35.4 mm। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी रहेगा 35.4 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिखाया गया है, उसकी रीडिंग पूछी गई है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वह क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा 5 मिनट तक की एक्यूरेसी में किसी भी एंगल को चेक किया व मापा जा सकता है। यदि इसकी बात की जाए जो इस पे ग्रेजुएशंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो क्या होता है इसका जो मेन डिवीजन होता है, मेन डिवीजन के 23 भाग को लेके यहाँ पे वर्नियर डिवीजन के 12 भागों में इसमें बांट दिया जाता है। उसके आधार पे ये जो अंतर है, दो स्केलों के अंतर के आधार पे यह जो है कार्य करता है। यदि इसकी बात की जाए इसमें जो रीडिंग पूछी गई है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 18 डिग्री 50 मिनट, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है 50 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है 58 डिग्री 50 मिनट। तो इसकी जो ग्रेजुएशंस होती है, ग्रेजुएशंस होती हैं 0 से लेके 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेके फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री। ये टोटल 360 डिग्री में डिवाइड की जाती हैं कि 0 से 90 डिग्री तक के इक्वल में डिवाइडेड रहती हैं, टोटल 4 भागों में। तो यहाँ पे रीडिंग पूछी गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 से जा गया है यहाँ पे 40, उसके बाद जो इसमें 0 दिया गया है, 0 स्केल जो दिखाई गई है यहाँ पे, ये जाके 41 से मैच कर रहा है। 41 से थोड़ा राइट साइड में, तो राइट साइड में यहाँ पे हमें इसको रीडिंग को लेना है इस साइड से, तो इस साइड में इसमें जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है आप देख पा रहे हो 30 के बाद 35, 40, 45 और 50। यहाँ पे जो इसकी जो स्केल मिल रही है रीडिंग के लिए वो 50 भाग पे मिल रही है। तो इसके एक जो कि भाग होता है, यहाँ पे यदि बात की जाए इसमें टोटल भागों की बात की जाए तो एक भाग के मान का 5 मिनट होता है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे मिल रहा है जाके यहाँ पे 50 10वें भाग पे मिल रहा है, तो एक जो मान होता है वो 5 मिनट होता है, तो यहाँ पे जाके वो 50 मिनट हो जाएगा। वहां पे इसके बाद बात की जाए तो वहां पे 41 के बगल में मिल रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी रहेगा इसमें 41 डिग्री 50 मिनट, 50 मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है फिलर गेज के बारे में। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का जो है मुख्यतः प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए चेक द विड्थ, चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है चेक द हाइट, ऊंचाई की जांच करने के लिए, या ऑप्शन सी इसमें दिया गया है चेक द लेंथ, लंबाई की जांच करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है डी रहेगा इसमें चेक द गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स। दो या दो से अधिक जो मिलने वाले पार्ट्स होते हैं उनके जो बीच का गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग मुख्यतः जो है कि फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये सेटों के रूप में उपलब्ध होती हैं, एक सेट में कई सारे जो कि होते हैं उनको एक स्क्रू के माध्यम से उसमें असेंबल करके एक सीरीज में रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 36 नंबर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर इसमें एक रीडिंग दी गई है जो कि डायल कैलिपर दिखाया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कितनी रीडिंग दी गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डायल की रीडिंग लेना है तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन डिवीजन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो उसमें सब डिवीजन दिया है या फिर जो डायल डिवीजन दिया गया है उसके बारे में रीड करना पड़ेगा। उससे पहले हमें इसके लिस्ट काउंट के बारे में जानना पड़ेगा कि इसका जो लिस्ट काउंट कितना है। तो इसका जो लिस्ट काउंट इसमें दिया गया है 0.05 mm। तो आइए इसकी रीडिंग को निकालते हैं हम लोग। रीडिंग को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें मेन डिवीजन को देखेंगे। मेन डिवीजन को देखने पे यहाँ पता चल रहा कि 20 mm है, उसके बाद यहाँ पे 5 mm यानी 25 mm जो कि मेन डिवीजन दिया गया है। उसके बाद यहाँ सब डिवीजन जो कि सब डिवीजन इसमें जो कि डायल पे दिखाया गया है, डायल पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 20, 21, 23, 24 जो कि यहाँ पे 24 वाली जो कि इस डायल से मिल रही है तो मैच खा रही है 24 को क्या करेंगे 0.05 से मल्टीप्लाई पर इसकी रीडिंग निकल के आ गई। तो आइए इसकी रीडिंग को हम लोग निकालते हैं।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी रीडिंग को यहाँ पे निकाली गई है, जो कि इसमें मेन डिवीजन को सबसे पहले लिखा गया है। इसमें जो मेन डिवीजन निकाला गया है 25 है। मेन डिवीजन की बात की जाए, एक डिवीजन का भाग कितना होता है, तो एक डिवीजन का 1 mm भाग होता है, तो टोटल उसमें निकल के आएगा 25 mm। उसके बाद जो इसमें जो कि यहाँ पे डायल डिवीजन दिखाया गया, वर्नियर डिवीजन, इसमें टोटल 24 भाग लिए गए हैं। एक भाग का मान 0.05 mm है, तो इस 0.05 को 24 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो उसमें 1.2 mm निकल के आएगा। टोटल इसकी रीडिंग निकाली जाएगी तो इसमें 26.2 mm। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें डी रहेगा। 26.2 mm इसकी करेक्ट जो कि रीडिंग निकल के आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए 37 नंबर की, तो 37 नंबर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए आइडल ऑपरेशन जो कि निष्क्रिय संचालन है, या फिर ऑप्शन बी रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग जो कि ड्रिलिंग का बार बार संचालन है, या फिर ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन किए जाएंगे, या फिर ऑप्शन डी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग का एक कार्मिक संचालन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें डी रहेगा, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, जो कि ड्रिलिंग मशीन का कार्मिक चालन होता है। जैसे उसमें क्या होता है, सबसे पहले ड्रिलिंग करना है, उसके बाद रीमिंग करना है, टैपिंग करना है, वो सारे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कार्मिक रूप से उसको गैंग ड्रिलिंग मशीन पे किया जाता है। बाकी उसमें क्या होता है, निरंतर मिलिंग करना, मिलिंग के लिए उसमें मिलिंग मशीन की जाएगी, बट इसमें निष्क्रिय संचालन या रिपीटेड ऑपरेशन करने के लिए हम सिंपल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें डी रहे, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग का जो कार्मिक चालन के लिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर में स्टॉक एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, जो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी मेन स्केल। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर होता है वो किस टाइप्स का होता है, वह उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वह उसके जो अभिन्न स्टॉक का अभिन्न अंग होता है कौन सा होता है। आपके सामने जो फिगर दिखाया गया इसे वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। यदि बात की जाए इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वह किस लिए किया जाता है, तो वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग 5 मिनट तक की शुद्धता में, जो एक्यूरेसी में, इसके द्वारा हम लोग किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं या फिर चेक किया जा सकता है। यदि इसके पार्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट्स दिखाया गया है इसको ब्लेड के नाम से जाना जाता है, जिसके बीच में एक स्लॉट कटी होती है जिसके माध्यम से यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से किसी भी पोजीशन में लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट दिखाया गया जिसको बीम या फिर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो दिखाया गया डायल डिस्क है, उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट्स है इसको डायल के नाम से जाना जाता है। जो डिस्क वहाँ पे जो कि यहाँ पे वर्नियर स्केल बना है, उसके बाद यहाँ पे जो डायल मेन स्केल बनी होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था जो बीम या फिर जो स्टॉक है वो अभिन्न रूप से जो कि किससे अटैच नहीं होता। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है डायल रहेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायल यहाँ पे पार्ट्स है, उसके बाद ये स्टॉक है जो कि यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन की बात की जाए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे दिया गया था ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी रहेगा डायल। डायल करेक्ट ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 39 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एस्क ऑफ द फाइल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल के जो एक्स रूप में चिन्हित किया गया है उस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी फेरूल या ऑप्शन डी शोल्डर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें सी रहेगा फेरूल। ये जो एक्स रूप से मार्क किया गया इसको फेरूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट्स है इसको हैंडल के नाम से जानते हैं, ये जो पार्ट्स है इसको व्हील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड वाला पार्ट्स होता है इसको शोल्डर के नाम से जानते हैं।
इस पार्ट्स को हम लोग एज के नाम से जाना जाता है, जो कि फाइल का एज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो टॉप वाली सरफेस होती है उसको हम लोग फेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अंतिम सिरा छोर होता है उसको पॉइंट के नाम से जाना जाता है, टिप या पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ से जो इसकी लेंथ जो स्पेसिफिकेशन जब हम लोग देते हैं तो यहाँ पे हील से लेके इसके जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग यहाँ पे लेंथ के नाम से जाना जाता है। ये सारे पार्ट्स थे इसके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें सी रहेगा, फेरूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 40 नंबर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो क्या होता है जब जाब को हम लोग यहाँ पे सरफेस फिनिश या फिनिशिंग करते हैं, फाइलिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो जब जाब को फिनिश साइज के करीब लाना होता है तो वहाँ पे फाइल चेंज की जाती है। तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली सेकेंड कट फाइल का यूज करते हैं, जो कि इस पे ग्रेड डिपेंड करता है। आइए इस ग्रेड के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, जो कि ग्रेड होती है, कौन कौन से ग्रेड में जो कि फाइल अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रेड की जो फाइलें हैं दर्शाई गई हैं, जो कि रफ फाइल है, कोर्स फाइल है, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ व डैश स्मूथ। क्या होता है जब हम लोग क्विकली या काफी ज्यादा मेटल को रिमूव करना होता है तो वहाँ पे रफ फाइल का यूज किया जाता है। उससे कम मात्रा में जब फाइलिंग करना है तो कोर्स का, उससे भी कम तो बास्टर्ड, उसके बाद उससे भी कम की अपेक्षा, जो बास्टर्ड की अपेक्षा कम फाइल रिमूव करना है तो वहाँ पे सेकेंड कट करते हैं। उसके बाद स्मूथ फाइल यूज किया जाता है। उसके बाद जो डेड स्मूथ होती है, सुपर स्मूथ आती है उसमें। तो क्या होता है जब स्मूथ फाइल से पहले हम लोग उसमें सेकेंड कट का फाइल, जब स्मूथ प्रोसेस गुजरना होता है तो वहाँ पे सेकेंड कट का फाइल यूज किया जाता है। जब काफी ज्यादा जो डायमेंशन दी जाती है उसके करीब पहुंच जाते हैं वहां तक सेकेंड कट फाइल का यूज किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था सेकेंड कट फाइल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी रहेगा, जो कि सेकेंड कट फाइल रहेगा। तो आज के इस बेसिक फिटिंग जो कि टॉपिक में हम लोगों ने 20 नंबर टोटल 20 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि 21 से लेके 40 नंबर तक था। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक वीडियो डायरेक्ट पहुंचे। यदि आप लोग टेक्निकल रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।